तो ये कहानी है एक ऐसे साफ दिल के लड़के के बारे में जिसे गॉड बनने के लिए चुना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे जान से मारना चाहते हैं और खुद गॉड बनना चाहते हैं। तो ये कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत मिराई काकाशी नाम के एक लड़के से होती है जो कि एक स्टूडेंट होता है। और हम देखते हैं कि उसके सभी क्लासमेट्स अपनी ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन मिराई अपनी ग्रेजुएशन रिजल्ट को बड़ी शांति से देख रहा होता है। जिसके बाद जब उसका स्कूल खत्म होता है तब वो अपने पास के ही एक जनरल स्टोर में जाता है और वहाँ से कुछ खाने का सामान खरीदता है। लेकिन तभी उसे कुछ होता है और वो बिना कुछ लिए वहाँ से चला जाता है और वो उस शॉप के पास ही बनी एक बिल्डिंग के टॉप पर जाता है और उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी बेकार है। वो अपनी ज़िंदगी में बस थोड़ी सी खुशियाँ चाहता था। यह सोचने के बाद वो उस बिल्डिंग से जंप कर देता है, लेकिन तभी एक एंजल आता है जो उसे बचा लेता है और उस एंजल का नाम नैश होता है। और उस एंजल को मिराई काकाशी की पूरी फैमिली के बारे में सब पता होता है, जैसे कि उसके माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उसकी आंटी जिसके साथ वो रहता था वो उसको बहुत हैरास करती थी। और वो एंजल उसे बताती है कि मेरा काम तुम्हें खुश रखना है। जिसके बाद वो एंजल मिराई के सामने अपने पंख फैलाती है और उसे दो चॉइस देती है कि तुम किस शक्ति को चुनना चाहोगे, एरोस की शक्ति को या फिर विंग्स की। जिस पर वो उन दोनों शक्तियों को चुनता है। जिसके बाद वो एंजल उसे बताती है कि जो एरोस की पावर है वो जियोमेट्रिकल शेप में होती है। उसका इस्तेमाल करने पर टारगेट को कास्टर से प्यार हो जाता है। और उसकी दूसरी पावर होती है जिसमें उसके पंख निकल आते हैं और उसको लड़ने की पावर मिलती है। जिसके बाद मिराई अपनी पावर को यूज करके बहुत खुश होता है। वो इतना खुश होता है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और उड़ते समय वो एक हरे झंडे के सामने से गुजरता है जिस पर एक क्लोवर का साइन बना होता है, जिसे देखकर मिराई को उसके दोस्त के साथ बिताए गए लम्हे याद आते हैं। जिसके बाद मिराई नैश को बताता है कि उसकी आंट ने उसके ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। जिस पर नाश मिराई से कहती है कि तुम अपने इस एरो का इस्तेमाल अपनी आंट पर क्यों नहीं करते। जिस पर मिराई अपनी एरो का इस्तेमाल अपनी आंट पर करता है और उसकी आंट तुरंत ही उसके प्यार में पड़ जाती है। और उसकी आंट उसे ये भी बताती है कि उसने और उसके अंकल ने ही मिलकर उसके माता पिता को मरवाया था। और तभी उसके अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और उसके अंकल और आंटी में इस बात को लेकर बहस हो जाती है। और यह जानकर मिराई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जोर से कहता है कि मेरे माता पिता को नहीं बल्कि आप दोनों को उनकी जगह मर जाना चाहिए था। तभी उसकी आंट मिराई का ऑर्डर मानकर खुद को जान से मार लेती है, जिसे देखकर मिराई वहाँ से भाग जाता है और पास के एक होटल में चला जाता है। और वहाँ पर वो 3 दिन तक रुका रहता है और एक कोने में बैठा रहता है और किसी से बात भी नहीं करता है। जिस पर नैश मिराई से कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर मिराई एंजल से कहता है कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुशियाँ नहीं पाना चाहता, मैं अपनी असली खुशियाँ पाना चाहता हूँ। तभी एंजल मिराई को एक वाइट एरो की पावर दिखाती है जिससे वह किसी को भी मार सकता है। लेकिन यह सुनकर मिराई को जरा सी भी खुशी नहीं होती है क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता था। जिसके बाद एंजल उसे बताती है कि उसे कभी न कभी इस एरो का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि वह एक कंपटीशन का पार्ट है जिसमें 13 और लोग शामिल हैं और उन सभी के पास अपने अपने एंजल्स हैं। और ये कंपटीशन इसलिए रखा गया है ताकि उन 13 लोगों में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को नया गॉड चुना जा सके। तभी हमें एक पार्किंग का सीन दिखाते हैं जहां पर एक गॉड कैंडिडेट को एक आर्मर वाला गॉड कैंडिडेट जान से मार देता है। और हम देखते हैं कि उस आर्मर वाले कैंडिडेट ने अपनी वाइट एरो का इस्तेमाल करके दूसरे कैंडिडेट को मार दिया है। इसके बाद हमें एक अलग डायमेंशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गॉड अपने सभी एंजल से कहता है कि तुम लोगों को 999 दिनों के अंदर मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना होगा। वो गॉड अपने एंजल से कहता है कि वो बहुत सालों से इंसानियत की मदद करते हुए आया है, लेकिन अब उसका समय पूरा हो गया है। और उसी समय मिराई का एंजल उसे गॉड के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि अगर तुम गॉड बन गए तो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएगी। लेकिन मिराई गॉड बनने से मना कर देता है, लेकिन तभी वो कुछ सोचता है और मान जाता है क्योंकि गॉड बनने के बाद वो अपने अंकल को सजा दे पाएगा। तभी उन लोगों को उनके टीवी पर एक और गॉड कैंडिडेट दिखता है जो बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। यह देखकर मिराई को बहुत घिनौना लग रहा होता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि वो सारी लड़कियां जरूर उस लव एरो की वजह से उस कैंडिडेट के काबू में हैं। जिसके बाद वो एंजल मिराई को उनकी पावर के बारे में बताती है
कि जैसे कि उनके पास जो विंग्स है वो एरो को डॉज करने के लिए दिए गए हैं, और जो लव एरो है उसका असर सिर्फ 33 दिनों तक रहता है, और रेड एरो एक आदमी पर सिर्फ एक बार ही काम करता है। और मिराई ने टीवी पर जिस आदमी को देखा होता है उस आदमी को आर्मर वाले कैंडिडेट ने मार दिया होता है। और जब मिराई स्कूल से घर वापस जा रहा होता है तब वो अपने फोन पर उस टीवी वाले आदमी की मर्डर की न्यूज़ पढ़ता है। यह देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है, जिस पर वो एंजल उसे शांत रहने को कहती है। और जब मिराई घर जा रहा होता है तब वो टेलीविज़न पर एक बैंक रॉबरी की न्यूज़ देखता है, जहां पर उन बैंक रॉबर्स ने उस बैंक में कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा होता है। तभी वहां पर आर्मर वाला गॉड कैंडिडेट आ जाता है, और मिराई उसे देखकर समझ जाता है कि यह बंदा भी एक गॉड कैंडिडेट है। और जो लोग टेलीविज़न देख रहे होते हैं वो उस आर्मर वाले बंदे को देखकर समझ जाते हैं कि असल में ये मेट्रोपोली मैन है, जो कि एक शो में कैरेक्टर होता है। तो अब से हम इसे मेट्रोपोली मैन ही कहेंगे। जिसके बाद मेट्रोपोली मैन अपने रेड एरो से सभी पुलिस वालों और रॉबर्स पर शूट करता है ताकि वो उसकी बात माने, लेकिन एक रॉबर उसके रेड एरो को डॉज कर लेता है और उस पर गोलियों से फायर करता है। यह देखकर मेट्रोपोली मैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने वाइट एरो का इस्तेमाल करके उस आदमी को मार देता है। यह देखकर मिराई बहुत ज़्यादा डर जाता है और मिराई और नैस वहाँ से निकल जाते हैं। और इस घटना के बाद मेट्रोपोली मैन को पब्लिक का हीरो मान लिया जाता है। जिसके बाद हम मिराई का सीन देखते हैं, जो अपने होटल में चला आया होता है और नैस से कहता है कि तुम मेरी पावर ले लो और मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर नैस उसे बताती है कि अगर वो उससे उसके विंग्स और एरोज वापस ले लेगी तो वो मर जाएगा। और नैस उसको एंजल की रैंकिंग के बारे में बताती है कि उनकी रैंकिंग बढ़ भी सकती है, लेकिन मिराई मेट्रोपोली मैन से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जिस पर नैस उसे हौसला देती है और कल उसे स्कूल की सेरेमनी में जाने को कहती है। और अगली सुबह मिराई स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नैस मिराई की स्कूल लाइफ और उसके क्रश के ऊपर उसका मजाक उड़ाती है और उसे कहती है कि तुम कभी भी अपनी क्रश पर लव एरो का इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना। जिसके बाद मिराई स्कूल जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे उसके स्कूल के रास्ते में एक एंजल दिखाई देता है, जिसे देखकर मिराई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि यह एंजल मेट्रोपोली मैन का एंजल है, लेकिन असल में वो उसकी क्रश शाकी का एंजल होता है। तभी साकी मिराई को पीछे से रेड एरो से शूट कर देती है और मिराई देखता है कि उसे साकी ने शूट किया है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि साकी भी उसे पसंद करती है और वो भी अपना लव उससे कन्फेस कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने एंजल्स के बारे में बात करते हैं और साकी मिराई को बताती है कि उसके पास सिर्फ रेड एरो है क्योंकि उसका एंजल लो रैंक का है। जिस पर मिराई साकी को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है क्योंकि उसके पास दूसरे गॉड कैंडिडेट से लड़ने का कोई तरीका नहीं होता है, और वो दोनों एक डील कर लेते हैं। जिसके बाद मिराई के ऊपर से साकी के रेड एरो का इफेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन तब भी वो दोनों साथ में काम करने का फैसला करते हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तभी मेट्रोपोली मैन टेलीविज़न पर सबको ये बताता है कि वो एक गॉड कैंडिडेट है और वो एक बेसबॉल कंपटीशन का अनाउंस करता है, जिसमें वो सभी गॉड कैंडिडेट को इनवाइट करता है ताकि वो सब आपस में डिस्कस करके एक नया गॉड चुन सके। लेकिन उसका असली मकसद इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक था और वो सभी गॉड कैंडिडेट को एक जगह लाना चाहता था। जिसके बाद मिराई और साकी उस स्टेडियम पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग गॉड कैंडिडेट को देखने आए होते हैं, लेकिन मिराई और साकी लोगों के भीड़ में छुपे रहते हैं। तभी वहां पर दो गॉड कैंडिडेट आते हैं जो मेट्रोपोली ब्लू और मेट्रोपोली येलो मैन होते हैं। असल में ये दोनों साधारण लोग ही थे जब तक वो लोग अपने अपने एंजल से नहीं मिले थे, और वो दोनों मेट्रोपोली मैन से बात करना चाहते थे। तभी उस भीड़ में से एक लड़की भी सामने आती है जो कि एक गॉड कैंडिडेट होती है, और यही वो समय होता है जब मेट्रोपोली मैन अपनी साजिश को अंजाम देता है और मेट्रोपोली ब्लू और येलो को मार देता है और धीरे धीरे उस लड़की गॉड कैंडिडेट को मारने लगता है। यह सब देखकर मिराई बहुत ज़्यादा डर जाता है और पब्लिक के बीच में ही छुपा रहता है, लेकिन साकी से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो जोर से चिल्लाती है। इसलिए मिराई ग्राउंड में जाने लगता है, जिस पर उसकी एंजल मिराई से कहती है कि वो मेट्रोपोली मैन से लड़ने के लिए अभी बहुत कमज़ोर है, और वो खुद जाकर मेट्रोपोली मैन से बात करने लगती है। पर मेट्रोपोली मैन उसकी एक नहीं सुनता है और उस लड़की को शूट करके मार देता है और वहाँ से चला जाता है। यह देखकर मिराई और साकी काफ़ी दुखी होते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद मिराई उस लड़की को न बचा पाने पर खुद को कोस रहा होता है। तभी उसके घर की खिड़की पर एक आदमी आता है जो कि एक और गॉड कैंडिडेट होता है।
उसका नाम नाव होता है और वो मिराई को बताता है कि उसे कैंसर है और वो जल्दी मरने वाला है और वो भी एक गॉड कैंडिडेट है। और वो उसे बताता है कि उसके पास ये शक्तियाँ काफ़ी लंबे समय से है और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सारा पैसा कमाने के लिए किया है। और वो मिराई को ढूंढने में इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कुछ डिटेक्टिव के ऊपर किया था जो उसके लिए गॉड कैंडिडेट को ढूंढ सके। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मेट्रोपोलीमैन जितने गॉड कैंडिडेट को मारता जा रहा था वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था और उसके एंजल की रैंक भी उसी हिसाब से बढ़ रही थी। जिसके बाद नाव मिराई और साकी से कहता है कि उन्हें एक टीम बनाकर मेट्रोपोलीमैन को जल्दी से जल्दी हराना होगा। तभी हमें कीरा का सीन दिखाते हैं जो कि एक सीरियल किलर होती है और मेट्रोपोलीमैन उसे एरो और विंग्स की पावर देता है ताकि वो कैद से भाग सके। और मेट्रोपोलीमैन कीरा का इस्तेमाल एक जाल की तरह करना चाहता था दूसरे गॉड कैंडिडेट को फंसाने के लिए। इसी दौरान नाव मिराई और साकी के लिए हाईटेक सूट लाता है जिससे वो मेट्रोपोलीमैन से लड़ सके और नाव खुद एक हैवी सूट पहनता है और मिराई को एक रेड हाईटेक सूट देता है और साकी को एक येलो। फिर नाव मिराई को बताता है कि कैसे मेट्रोपोलीमैन कीरा का इस्तेमाल कर रहा है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। यह सुनकर मिराई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि कीरा ने एक बिल्डिंग की छत पर एक आदमी को मार दिया होता है। यह देखकर मिराई और नाव कीरा को रोकने के लिए निकल जाते हैं चाहे वो कोई जाल ही क्यों ना हो। जिसके बाद वो सब टावर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन मेट्रोपोलीमैन ने टावर पर एक बम सेट कर रखा होता है ताकि मिराई और नाव जैसे ही वहां पर आए वो फट जाए और नाव उस एक्सप्लोजन के चपेट में आ जाता है जिसमें कीरा मारी जाती है लेकिन नाव बच जाता है अपने प्रोटेक्टिव आर्मर की वजह से। तभी मेट्रोपोलीमैन वहां पर आ जाता है और वो मिराई को धमकी देता है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो पूरी सिटी में ऐसे ही धमाके करेगा। जिस पर मिराई और मेट्रोपोलीमैन में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें नाव मेट्रोपोलीमैन पर बहुत सारी गोलियां चलाता है और मिराई और मेट्रोपोलीमैन में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है जिसमें मेट्रोपोलीमैन मिराई की नो किल पॉलिसी का मजाक उड़ाने लगता है और नाव काफी ज्यादा समझदार होता है इसलिए वो मिराई के एंजल से मिराई की पोजीशन चेंज कर देता है जिससे मिराई के पास मेट्रोपोलीमैन के ऊपर सीधा निशाना होता है और वो उसे अपने रेड एरो से शूट कर सकता था। लेकिन तभी मेट्रोपोलीमैन नाव पर व्हाइट एरो शूट कर देता है जिस पर मिराई अपने रेड एरो से उस व्हाइट एरो को रोकने का फैसला करता है। जिसके बाद मिराई और मेट्रोपोलीमैन में बहुत ही तेज स्पीड में लड़ाई होने लगती है जिसमें मेट्रोपोलीमैन मिराई और नाव को हरा देता है। जिसके बाद मिराई एक आखिरी बार मेट्रोपोलीमैन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है लेकिन मेट्रोपोलीमैन वहां से उड़कर चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों छुपने के लिए साकी के घर पर चले जाते हैं। वो दोनों जिंदा तो बच गए होते हैं लेकिन उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया होता है लेकिन इससे मेट्रोपोलीमैन और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होता है। इस सब से मिराई पूरी तरह से टूट जाता है और सोचता है कि उसके पेरेंट्स जिस तरह से मारे गए अब उसे वैसी ही हिंसा करनी पड़ रही है और उसे इस बैटल रॉयल से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगती है। तभी वहाँ पर नैस आती है जो मिराई को सहारा देती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो इससे तुम्हें जरूर कुछ न कुछ हासिल होगा। जिस पर मिराई थोड़ा सा शांत होता है। इसके बाद नाव नए प्लान की तैयारी करने लगता है लेकिन तभी साकी सभी को शांत रहने को कहती है क्योंकि वो मिराई का दुख नहीं देख पा रही होती है और इस बात से वो काफ़ी नाराज होती है क्योंकि वो उस लड़ाई में उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिराई और साकी अपने रिलेशन को धीरे धीरे ठीक कर रहे होते हैं और साकी अपने बचपन की हरकतों से काफ़ी शर्मिंदा थी क्योंकि वो बचपन में मिराई को बुली किया करती थी। वो खुद से बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसने मिराई को उसे मारने तक के लिए कह दिया होता है। उसे बहुत ज़्यादा बेकार महसूस हो रहा था और हम देखते हैं कि साकी और मिराई बचपन में कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। साकी मिराई को यह भी बताती है कि जब वो टावर के किनारे पर खड़ा था तो उसने उसे देखा था पर वो कुछ नहीं कर पाई। जिसके बाद मिराई फैसला करता है कि वो दोनों उड़ने जाएंगे और अगर साकी तब भी मरना चाहेगी तो मिराई उसे छोड़ देगा। जिस पर उनके एंजल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद मिराई साकी से कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। यह सुनकर साकी में जीने की नई इच्छा जागती है। इसके बाद साकी फैसला करती है कि वो अपने एंजल का रैंक बढ़ाएगी ताकि उसके भी विंग्स आ सके और साकी उन सब से कहती है कि उसका घर इस ऑपरेशन के लिए काफ़ी छोटा है इसलिए उनको एक बड़ी जगह ढूंढनी होगी। तभी हमें एक लड़के का सीन दिखाते हैं जिसको शक होता है कि आरू ही मेट्रोपोलीमैन है क्योंकि उसकी फैमिली वेपन्स बनाती है और उसके सर पर भी मेट्रोपोलीमैन की तरह ही पट्टी लगी हुई थी।
और एक बार आरू ने कहा था कि वो एक लड़की को मार देगा, जिसके बाद वो गायब हो गई और वो नहीं चाहता था कि आरू उसकी भी जान ले ले, इसलिए वो चुप रहता है। तभी हमें एक नए गॉड कैंडिडेट का सीन दिखाते हैं जो लोगों के लिए खतरा बन रहा था, जिसका नाम हाजिमे होता है। और हम देखते हैं कि बचपन से ही उसका चेहरा बहुत गंदा होता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका कोई दोस्त नहीं था और उसकी माँ ने भी उसके गंदे चेहरे की वजह से अपनी जान ले ली थी। इस सब से परेशान होकर वो अपनी जान लेने वाला था, लेकिन तभी एक एंजल उसकी जान बचा लेता है, जिसके बाद हाजिमे रेड एरो का इस्तेमाल करके एक प्लास्टिक सर्जन से अपने आप की प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपना चेहरा सुंदर बनाता है। अब वह एक सुंदर और शक्तिशाली गॉड कैंडिडेट बन चुका होता है, लेकिन अभी भी वो लड़कियों से बात करने में शर्माता है और जब भी वो किसी लड़की से बात करता है तब वो अजीबोगरीब चेहरे बनाने लगता है। एक दिन वो मेट्रोपोली मैन को टीवी पर देखता है और उसे फॉलो करने का सोचता है और यह पता कर लेता है कि वो आरू है, जिसके बाद वो एक स्टूडेंट का इस्तेमाल करके एक जाल बनाता है ताकि वो आरू को अपनी ईमानदारी साबित कर सके। उसकी एबिलिटी होती है कि वो मिरर के अंदर से किसी भी गॉड कैंडिडेट पर वार कर सकता है। यह देखकर आरू हाजिमे को अपने साथ ज्वाइन कर लेता है और उसके साथ मिलकर मिराई और बाकियों के लिए एक जाल तैयार करता है, जिसके बाद हाजिमे और आरू अम्यूजमेंट पार्क में एक मिरर हाउस बनाते हैं। जिसके बाद हाजिमे नाव की फैमिली का पता लगा लेता है और उन्हें उस मिरर हाउस में कैद कर देता है। यह जानने के बाद नाव बिना कुछ सोचे समझे उस पार्क की तरफ जाने लगता है, जिस पर मिराई भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों उस ट्रैप पर पहुंचते हैं और नाव की फैमिली को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो उस मिरर से बाहर निकल नहीं पा रहे होते हैं और हाजिमे उन पर नजर रख रहा होता है। तब तक आरू आराम करके अपनी पावर रीगेन कर रहा होता है। तभी हम साकी का सीन देखते हैं, जो मिराई और नाव की मदद करने नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास विंग्स नहीं थे। यह देखकर उसका एंजल विजडम को अब्सॉर्ब करने लगता है ताकि वो अपनी रैंक बढ़ा सके, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाता है और कमजोर होने लगता है। तभी वो साकी को देखता है, जो अपने दोस्तों की मदद न कर पाने की वजह से दुखी होती है और बेकार से महसूस कर रही होती है। यह देखकर उसके एंजल को रोना आने लगता है और उसके आंसू गिरने लगते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एंजल को किसी इंसान से इतना लगाव हुआ हो और इससे उस एंजल की रैंक बढ़ जाती है, जिससे साकी के पास विंग्स आ जाते हैं और वो तुरंत अपने दोस्तों की मदद करने चली जाती है। और जब वो वहाँ पहुँचती है तब वो तुरंत हाजिमे को रेड एरो से शूट कर देती है, जिससे हाजिमे में बहुत सारे इमोशन जागने लगते हैं और उसे पहली बार प्यार का एहसास होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या कर रहा है। तभी वो देखता है कि नाव अपने परिवार की कितनी परवाह करता है। यह देखकर हाजिमे मेट्रोपोली मैन का साथ छोड़ देता है और साकी की साइड हो जाता है, जिसके बाद हाजिमे उस मिरर को तोड़ देता है ताकि मिराई और नाव वहां से बाहर आ सके। तभी वहां पर मेट्रोपोली मैन अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है। उसकी टीम में एक कैंडिडेट होती है जो कि एक साइंटिस्ट होती है और उसने एक ऐसा वायरस बनाया होता है जिसके अगर कोई कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। और वो मिराई और उसके साथियों को धमकी देती है कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो वो इस वायरस को पूरे शहर में फैला देगी, इसलिए उनमें से किसी को ये वायरस अपने अंदर इंजेक्ट करवाना होगा। जिस पर आरू डिसाइड करता है कि मिराई को ये इंजेक्शन लेना होगा। साकी और नाव ऐसा नहीं होने देना चाह रहे होते हैं, पर मिराई उनसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से मासूम लोगों की जान जाए और वो उन लोगों की बात मान लेता है और धीरे धीरे उड़कर उनकी ओर जाने लगता है ताकि वो उसे उस वायरस से इंजेक्ट कर सके। और जैसे ही मिराई को इंजेक्शन लगने ही वाला होता है कि साकी मिराई के सामने आ जाती है ताकि मिराई की जान बच जाए, लेकिन तभी हाजिमे उड़कर उन दोनों के सामने आ जाता है, जिससे इंजेक्शन उसे लग जाता है और अपनी बहादुरी से हाजिमे उन दोनों को बचा लेता है और वो वायरस तेजी से हाजिमे की बॉडी में फैलने लगता है। लेकिन मरने से पहले हाजिमे अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस साइंटिस्ट को भी मार देता है, जिसके बाद उसकी एंजल हाजिमे की आत्मा को वहां से ले जाती है, जो कि एक हीरो की मौत मरा होता है। और इसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।